हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 102। इससे पहले इस कहानी के 101 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। शोभित ने भी ग्लास शिखा की तरफ बढ़ाया तो शिखा बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसे देख रही थी। उसे नहीं पता था कि शोभित ऐसे भी शौक रखता है। ये सब कुछ उसके स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था, लेकिन उसने भी ज़्यादा ना रिएक्ट करते हुए गिलास को पकड़ लिया। और तभी शोभित ने भी शिखा के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बहुत ही प्यार से और साथिर मुस्कुराहट से कहा कि अब वो वक्त आ गया है सबको सच बताने का कि मैं और शिखा दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। इतना आप सभी देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। शिखा एकदम से चौंक गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और ऐसे पब्लिकली अपना रिलेशन बताना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो शोभित ने भी ना उसे बताया था और ना ही उससे कोई परमिशन ली थी। शिखा को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अजनबी इंसान के साथ पार्टी में खड़ी हो। उसे तो जैसे अपना पंसा लग ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर मौजूद निशा बोलती है कि अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर ठीक है, दोनों की ही एक किस हो जाए ना। ये सुनकर तो शिखा एकदम से निशा को घूरने लगी और वो जानती थी कि निशा बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई अमीर बाप की लड़की है। पार्टी में उसका होना कोई इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं था। शोभित ने भी निशा को नहीं बुलाया था, बल्कि उसके किसी दोस्त ने ही उसे इनवाइट कर दिया था। इसीलिए निशा यहाँ पर आ गई थी। शोभित ने भी उसे गुस्से से घूर कर देखा और कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। शोभित ने शिखा की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि क्या बोलती हो तुम? अब रिलेशन सबके सामने आ ही गया है तो फिर एक किस तो बनता ही ना। और फिर आज मेरा बर्थडे भी है शिखा। इतना कहकर उसने भी शिखा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर शिखा के जो दूसरे हाथ में शैंपेन का गिलास था, जो कि झलक कर एकदम से शोभित के कपड़ों पर जाकर गिर जाता है। शिखा एकदम से घबराहट से गिलास को दूसरी तरफ रख देती है और फिर उसके कपड़ों को पोंछने लगती है। तो शोभित भी उन कपड़ों की परवाह बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसे तो जैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन शिखा के लिए वो कपड़े बहुत ही ज्यादा कीमती थे। उसकी एक महीने की सैलरी के बराबर थे। शोभित बोलता है कि रिलैक्स शिखा, कुछ भी नहीं हुआ है। इतने में ही निशा फिर से बोलती है कि क्या हुआ? शिखा को किस करते हुए शर्म आ रही है क्या? यह सुनते ही शोभित ने काफी ज्यादा गुस्से से निशा की तरफ घूर कर देखा, लेकिन पार्टी में रिएक्ट ना करके शिखा की तरफ देखकर बोलता है कि शिखा। शिखा ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शोभित को तो एकदम से गुस्सा आ गया था। उसे इस वक्त शिखा की हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने भी शिखा के गाल पर अपना हाथ रखकर हल्का सा उसे चूम लिया। शिखा की आंखों में तो एकदम से आंसू भर आए थे और फिर उसने भी फिर से नामे गर्दन हिला दी। शोभित ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया और फिर शिखा की आंखें एकदम से हैरानी से चौड़ी हो गई थी। शोभित के सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वो उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते थे कि शोभित अब बिल्कुल नहीं रुकेगा। वो हल्की फुल्की जबरदस्ती शिखा के साथ करने लगा। शिखा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर उसने भी खुद को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन शोभित जो लगातार उसे बहुत ही ज़्यादा करीब खींचता रहता है। गुस्से में शिखा ने शोभित के सीने पर जोर से धक्का मारा और फिर शोभित जो कि 2 कदम पीछे हटा। शिखा बोलती है कि थोड़ी बहुत शर्म है या फिर नहीं? शोभित गुस्से में 2 कदम आगे आया और फिर शिखा की गर्दन पकड़कर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि शिखा ने उसे जोरदार धक्का दिया और फिर एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शोभित का चेहरा तो अब एक तरफ झुक गया था और ये तमाचा सीधा उसकी इज्जत पर पड़ गया था। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। ये देखकर तो निशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि शोभित के दोस्त तो बहुत ही ज्यादा हैरान थे। शोभित बहुत ही ज्यादा गुस्से में शिखा की ओर बढ़ा। उसने भी शिखा को जोर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तो शिखा ने भी अपने दोनों ही हाथों से अपना चेहरा ढक लिया था। शोभित काफी ज्यादा गुस्से से शिखा की तरफ घूर रहा था, तो शिखा ने भी धीरे धीरे करके अपनी आंखों से अपना हाथ हटाया, तो देखा शोभित ने अपना हाथ वहीं पर रोक लिया था, वरना शिखा उसका एक थप्पड़ भी ना झेल पाती और शायद अभी जमीन पर गिरी होती। तो शोभित ने भी काफी ज्यादा गुस्से में पास रखी हुई एक टेबल पर जोर से लात मारी। उस पर रखा हुआ सारा सामान जमीन पर गिर पड़ता है और फिर शिखा की सांस तो एकदम से अटक गई थी। शोभित ने भी पलट कर शिखा की तरफ देखा और बोला कि जानती हो कि मैं कौन हूँ? शोभित सचादेवा नाम है मेरा, समझी तुम? सुना है तुमने कभी? और तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस कॉलेज में तुम पढ़ती हो ना, उस कॉलेज के ट्रस्टी मेरे पापा हैं। ये सुनकर
सुनकर तो शिखा की आंखें हैरानी से फैल गई थी। शोभित बोलता है कि क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा है ना तो पूछ लो इन सब से कि मैं कौन हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। वैसे जानती तो तुम भी हो ना कि मैं कौन हूँ। शिखा अभी भी आंखें फाड़कर बस शोभित की तरफ ही देख रही थी। शोभित बोलता है कि नहीं जानती ना। शिखा को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो बस एकदम से सपना देख रही हो, लेकिन ये सपना नहीं हकीकत था जो कि उसके साथ हो रहा था। शोभित भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर बिना सोचे समझे ही शिखा को इतना ज्यादा हर्ट करना शुरू कर दिया। शोभित ने अगले ही पल शिखा के चेहरे को अपने एक हाथ में भरकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि दो कौड़ी की लड़की, तुम मुझे थप्पड़ मारोगी, तुम्हारी इतनी औकात। शिखा आंखों में पानी लिए शोभित की तरफ ही देख रही थी और शोभित जो इस वक्त ना तो शिखा की मासूमियत देख पा रहा था और ना ही उसके आंसुओं को देख पा रहा था। उसे तो बस अपना रुतबा, अपना एटीट्यूड, अपना घमंड और दोस्तों के सामने ये दिखावे की धुन एकदम से सवार थी। उसने भी शिखा जैसी लड़की को एकदम से पटा लिया था। उसे तो सबको यही बताना था। शोभित ने अपने दोनों ही हाथ फैलाकर कहा कि ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, बहुत ही ज्यादा अमीर, इतना कि तुम जैसी लड़की को तो मैं रोज खरीद सकता हूँ, समझी तुम। शिखा अभी भी आंखें फाड़कर बस शोभित की तरफ ही देखी जा रही थी। शोभित बोलता है कि ये जो तुमने मुझे 3,000 के कपड़े दिए हैं ना, ऐसे कपड़े तो मेरे घर के नौकर भी नहीं पहनते हैं और मैं क्या पहनूंगा। तुम्हें सच में यकीन नहीं आ रहा है ना कि मैं कौन हूँ। तुम्हें लेकर गया था ना मैं अपने घर, तुम्हें याद है? वो मेरे मालिक का घर नहीं था, वो मेरा ही घर था और उस घर का मालिक मैं हूँ, अजीत सचदेवा। वो मेरे मालिक नहीं, मेरे पापा है, पापा। ये सुनते ही शिखा ने एक लंबी सी सांस ली, जैसे उसके अंदर की जान एकदम से बाहर ही निकल गई हो। तो वहीं शोभित भी फिर से अकड़ के बोलता है कि ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे। मैंने अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछा था तो सबने यही कहा था कि शिखा जैसी लड़की पटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो कभी भी किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने देती है और ना ही कभी किसी लड़के के साथ डेट पर गई है, आज तक किसी से दोस्ती भी नहीं करती है। लेकिन देखो, तुम तो मेरे साथ रेस्टोरेंट भी गई थी, मूवी देखने भी गई थी और पता है जब हम मूवी देख रहे थे तो मैंने क्या क्या किया था। ये सुनकर तो शिखा की आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल गई थी। उसके दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। शिखा मन ही मन सोचती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन शोभित भी सबके सामने टशन दिखाने के लिए उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठा रहा था। शिखा इतनी ज्यादा हैरान थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शोभित से क्या कहे, कैसे अपनी बेगुनाही का सबूत उस सबके सामने रखे और फिर अगर कर भी देगी तो फिर क्या ही फायदा होगा। उसकी नजर में वहां पर खड़े हुए सभी लोग शोभित जैसे ही थे, जो लड़की को एक बार यूज करते और फेंक देते। इंसल्ट होते हुए भी सब देख रहे थे और लेकिन कोई भी बीच में नहीं बोल रहा था। ऐसा नहीं था कि शोभित के दोस्त उसे रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उसे रोक रोक कर बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि एक दिन जरूर ऐसा होगा और फिर फाइनली वो दिन आ ही गया था। शिखा भी रोते हुए एकदम से पलटकर वहां से जाने लगी और अब एक पल भी वहां पर खड़ा रहना उसके लिए मौत के बराबर हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी। शोभित भी जोर से चिल्लाकर बोलता है कि अरे बता दो ना सबको कि क्या हुआ था हमारे साथ सिनेमा हॉल में, या फिर मैं खुद ही बता दूं कहाँ कहाँ हाथ लगाया था मैंने, तुम्हें याद है ना तुम्हें। ये सुनकर तो शिखा की मुठ्ठियां एकदम से गुस्से से कस गई थी। वो जानती थी कि अगर वो सच भी बता देगी तो भी कोई यकीन नहीं करेगा उसकी बातों का। अब तो सच का कोई भी मतलब नहीं रह गया था वहां पर। लेकिन वो भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी कि जिस लड़के के लिए उसने इतना कुछ किया था और इतना ज़्यादा उसे प्यार करती थी, अपनी सेविंग से कपड़े खरीदे थे उसके लिए, टाइम और पढ़ाई छोड़कर उसकी मदद करी थी, वही लड़का सबके सामने उसकी ऐसी बेइज्जती कर रहा था, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। शिखा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसके पैरों में तो जैसे जान ही नहीं थी, मगर फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने पाँव को उठाकर वहां से जा रही थी। उसके अंदर ही अंदर एकदम से मौत के बराबर था। आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। यही वजह थी कि वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन जिससे डरती थी वही हुआ था आज उसके साथ। उसने भी शोभित के करीब आने दिया था और फिर शोभित ने सबके सामने उसकी इस तरह से इंसल्ट कर दी थी। और फिर शोभित भी जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि सोच लो शिखा, मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ रातें गुजारना चाहता था, तुम्हारा बस मजा लेना चाहता था। तुम्हारे पास ऑफर है,
अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजार दोगी ना तो फिर मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। शिखा के कदम अब एकदम से वहां पर नहीं रुकते हैं, लेकिन उसने भी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था और फिर उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ वो शादी के सपने देख रही है वही इंसान उसे बाजार की चीज से भी ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। वो तो उसे बाजारू औरत समझ रहा था। तो शोभित भी फिर से चिल्लाता रहता है, सोच लो शिखा, सोच लो, ऑफर दे रहा हूँ तुम्हें सबके सामने। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं ना उनमें से किसी को भी नहीं दूंगा, तो भी फ्री में तैयार हो जाएंगी मेरे साथ रात गुजारने में। और मैं तो तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ और तुम्हें साथ ही साथ ऑफर भी कर रहा हूँ। लेकिन शिखा चुपचाप से चलती गई और फिर शोभित फिर से बोलता है कि अरे ये मत सोचो कि मैं बिगड़ा हुआ लड़का हूँ, असल में पहली बार ये सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो सोचो क्यों ना तुम्हारे जैसी लड़की के साथ ही ट्राई करूं जो एकदम से शुद्ध शाकाहारी हो। शिखा अभी भी नहीं रुकती है और वो वहां से चुपचाप से चली गई। जब वो बाहर आई तो बारिश बहुत तेज हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दर्द में आज आसमान भी रो रहा हो। शिखा चुपचाप से चलती जा रही थी, कहाँ जा रही थी, किसके पास जा रही थी उसे खुद भी नहीं पता था। बस सड़क पर ऐसे ही चुपचाप से चलती जा रही थी। इधर दूसरी तरफ शोभित ने भी अपने दोस्तों की तरफ देखा और फिर अपने कंधे उचकाकर कहा कि अरे ऐसी शकल मत बनाओ, तुम सब खाना खाओ और फिर निकलो यहाँ से। इतना कहकर वो भी वहां से चुपचाप से जाने लगा। तभी निशा ने भी उसकी बाजू पकड़कर कहा कि शोभित, तुम अभी किसी ऑफर की बात कर रहे थे ना। तो शोभित ने भी उसका हाथ जोर से गुस्से से झटकते हुए कहा कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं था, तो कभी सपने में भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए वो ऑफर था। इतना कहकर वो भी चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन शोभित भी बिल्कुल खुश नहीं था, उसके दिल की धड़कनें जैसे एकदम से काम करना बंद हो गई थी। उसका भी मन कर रहा था कि वो भी जोर से रो पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, उसने ये सब कुछ करके ठीक किया है या गलत उसे भी नहीं पता था। क्यों उसने शिखा को सबके सामने ऐसे रुसवा कर दिया था। शायद ये सब कुछ उसके दिमाग का एकदम से खेल था, लेकिन अब उसका दिल उसे बहुत ही ज्यादा तड़पा रहा था। वो गाड़ी में जाकर चुपचाप से बैठा है और बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके गाड़ी का गियर बदल कर सड़क पर दौड़ा देता है। थोड़ी ही दूर पर गया था कि तभी उसने शिखा को बेसोच सी चलते हुए रोड पर देखा। शोभित ने भी गाड़ी रोकी और फिर कुछ देर तक वहीं पर बैठा हुआ ऐसे ही उसे देखता रहता है और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और फिर बारिश में भीगते हुए शिखा के पास जल्दी से भागता हुआ पहुंचता है। उसने शिखा की बाजू पकड़कर जोर से हिलाया तो शिखा एकदम से होश में आ गई। शिखा ने पलटकर शोभित की तरफ देखा तो शोभित बोलता है कि चलो तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। शिखा ने बहुत ही आराम से उसकी तरफ देखा और फिर अपना हाथ छुड़ा लिया और फिर बहुत ही धीरे से बोलती है कि एक बार छोड़ दिया है तो फिर मैं खुद को संभाल लूंगी, दोबारा से छोड़ोगे ना तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे तुमसे कोई भी शिकवा नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। मैं पहले भी तुम्हारी खुशी के लिए ही भगवान से प्रार्थना करती थी और अभी भी तुम्हारी खुशी के लिए ही भगवान से प्रार्थना करूंगी। तुम मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं अपने प्यार को इतना सस्ता नहीं समझती हूँ कि तुम दिल तोड़ दोगे और मैं तुम्हें बददुआ दूंगी, तुम्हारे लिए नफरत पैदा करूंगी अपने दिल में। मैं अपने प्यार की इज्जत करती हूँ और अगर मेरा दिल तोड़कर तुम्हें खुशी मिलती है ना तो फिर ये खुशी भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। मैं तुम्हारा ये गुनाह भी माफ करती हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इतना कहकर शिखा बारिश में भीगती हुई वहां से चली गई और फिर शोभित वहीं पर खड़ा रह गया। बारिश में भीगते हुए दिमाग में दुनिया भर की डिप्रेशन लिए वो बस ऐसे ही सोचता रह जाता है। वो जानता था कि उसने आज शिखा के साथ बहुत कुछ गलत किया है, मगर क्यों किया है? सिर्फ अपने दोस्तों को ये दिखाने के लिए कि उसने शिखा जैसी लड़की को भी पटा लिया है और फिर सबके सामने उसे इस तरह से बेइज्जत करके छोड़ दिया है। जबकि उसके दोस्त तो हमेशा उसे यही समझाते रहते थे कि उसके साथ ऐसा ना करे। शोभित की आंखों से शिखा एकदम से ओझल हो गई और फिर कुछ भी नहीं कर पाया वो। इधर दूसरी तरफ अजीत लिविंग एरिया में चक्कर लगा रहा था। उसकी नजरें तो बस बार बार दरवाजे पर ही टिकी थी। रात के 3 बज चुके थे लेकिन शोभित अभी तक घर नहीं आया था। आज अजीत को भी बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में बहुत कुछ बुरा होने वाला है। वो बस एक बार शोभित को देखना चाहता था। वैसे तो शोभित कई बार घर पर लेट आता था, लेकिन आज अजीत जी का मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए उसे कहीं ना कहीं इस बात का भी डर था कि कहीं शोभित अपनी जिंदगी में कुछ गलत ना कर बैठे जो शायद वो कभी भी खुद के लिए सही ना कर पाए। और फिर आज शोभित ने गलत कर भी दिया था। तभी एक गाड़ी आकर गार्डन में रुकती है। अजीत भी जल्दी से गार्डन की तरफ भागा। इतने में ही ड्राइवर भी गाड़ी से उतरा और फिर
उसने शोभित को नशे की हालत में बाहर निकाला और फिर शोभित को ऐसे देखकर तो अजीत भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। जहाँ तक उसने नोटिस किया था कि शोभित पीता तो था, लेकिन जब से वो शिखा के साथ संपर्क में आया था तब से उसने ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करी थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुधर गया था, लेकिन आज अचानक से इतना ज़्यादा पीकर आना उसे ड्राइवर भी संभाल रहा था तो अजीत की बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। अजीत जल्दी से अपने बेटे के पास गया और उसका एक हाथ अपने कंधे पर लपेटा और उसे संभालते हुए जल्दी से घर के अंदर लेकर आ गया। अजीत शोभित को संभालते हुए कमरे में लेकर आया और फिर उसे बेड पर लेटा दिया। शोभित पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ था और पूरी तरह से नशे में भी था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अजीत की आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया था और उसके दिल की धड़कनें तेज तेज बढ़ गई थी। वो तो खुश था कि शोभित की जिंदगी में शिखा जैसी लड़की आ गई है, तो फिर शायद अब शोभित भी अपनी ज़िंदगी में सीरियस होकर अपनी ज़िंदगी को जिएगा और फिर उसके बिजनेस में भी योगदान देगा, एक अच्छी सी ज़िंदगी जिएगा शिखा के साथ। लेकिन आज भी अजीत को वो सुकून नहीं मिला था जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शोभित को डेडिकेट कर रखा था। उसने शोभित के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। शोभित के कपड़े बदलने के बाद अजीत ने उसे ब्लैंकेट से अच्छे से ढक दिया। तभी शोभित का फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। अजीत ने शोभित का फ़ोन उठाया तो उसमें अभी उसके दोस्त का नंबर शो हो रहा था। अजीत ने भी कॉल रिसीव करके कहा कि हेलो। उधर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हेलो अंकल, मैं शोभित का दोस्त बोल रहा हूँ। अजीत बोलता है कि तो फिर मुझे बताओगे कि ज़रा आज मेरा बेटा पीकर क्यों आया है, क्या हुआ है आखिरकार तुम लोगों के बीच में। लेकिन शोभित का दोस्त फ़ोन को काट चुका था। अजीत ने एक नज़र फ़ोन की तरफ देखा और फिर उसे भी नाइट स्टैंड पर रखकर कमरे से बाहर निकल गया। अजीत जब अपने कमरे में पहुंचता है तो उसने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर शिखा को कॉल करने की कोशिश करे, तो लेकिन शिखा का फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। उसका फ़ोन अभी बंद आ रहा था और अब अजीत को भी यकीन हो गया था कि ज़रूर शोभित और शिखा के बीच में कुछ तो हुआ है और तभी शायद शोभित की ऐसी हालत हुई है। अब तो उसका दिल और ज़्यादा घबरा रहा था। अजीत को शिखा का एड्रेस भी नहीं पता था और वो जानता था कि शोभित का कोई भी दोस्त उससे ठीक से बात तक नहीं करेगा। अपने बेटे की हालत देखकर वो पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में था और अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि शिखा का भी नंबर नहीं लग रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसे शोभित की ये हालत हर दिन ऐसे ही देखनी पड़ेगी। अगली सुबह जब शोभित की आंखें खुलती हैं तो उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने सिर को जोर से पकड़ लेता है। उसने भी अपनी आंखों को बंद किया तो उसे एकदम से सारी चीज़ें याद आ गई। जब शिखा वहाँ से उसे छोड़कर चली गई थी वो सीधा क्लब में गया था और फिर क्लब में उसने जी भर कर ड्रिंक कर ली थी और कहीं न कहीं शोभित जानता था कि उसने शिखा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है और फिर उसके दोस्तों ने उसे कितना ज़्यादा समझाया था, कितना ज़्यादा मना किया था, लेकिन उसके बाद भी शोभित ने मान के जानबूझकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी और साथ ही साथ शिखा की भी। अब शोभित के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी। अपने एटीट्यूड को जीतने के बाद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उठकर बैठ गया और तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज़ आती है, उठ गए। शोभित ने नज़र उठाकर देखा तो सामने अजीत बैठा हुआ था। वो पूरी तरह से तैयार था, जैसे शोभित से बात करने के बाद वो सीधा ऑफिस चला जाएगा। अजीत उठता है और अपने हाथ बांधकर शोभित के सामने जाकर खड़ा हो गया था और बोलता है कि जो पूछूंगा सही सही जवाब देना मुझे। शोभित के अंदर अभी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अभी अपने पापा से नजरें मिला सके। अजीत ने एक ही बार में पूछा कि कल रात इतनी पीकर क्यों आए थे तुम। शोभित बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है पापा मेरे लिए, मैं तो रोज ही पीकर आता रहता हूँ ना। तो फिर इतना कहकर वो भी बेड से उठकर वहां से जाने लगा। वो सीधा बाथरूम की तरफ अभी 2 ही कदम चला था कि तभी अजीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि पीकर आते थे, लेकिन शिखा का नाम लेकर कभी भी नहीं बड़बड़ाते थे, लेकिन कल तुम शिखा का नाम ले रहे थे और बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ा रहे थे। अब तुम मुझे साफ साफ बताओगे कि क्या किया है तुमने उस लड़की के साथ। अरे उस लड़की को देखकर तो मैंने ये सोचा था कि मेरा बेटा पूरी तरह से सुधर गया है। मेरे बेटे के अंदर इतनी तो अकल आ ही गई है कि उसने अपने लिए एक अच्छी सी लड़की चुन ली है। लेकिन कल रात तुम्हें नशे में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया हो, सारी चीज़ें खत्म कर दी हो। अब मुझे बताओगे कि आखिर तुमने क्या कर दिया है शिखा के साथ। शोभित ने अपने पापा का हाथ अपने हाथों से हटाया और फिर धीरे से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पापा, जो आप मुझ पर इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। इतना कहकर वो सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो अजीत से भी ये बर्दाश्त से एकदम से बाहर हो गया था। उसने भी शोभित की बाजू कसकर पकड़ी और फिर रोकते हुए गुस्से में कहा कि मैं तुम
तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना शोभित, मुझे सही सही जवाब दो, वरना सच कहता हूँ आज मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। आज पहली बार शोभित ने अजीत का असली गुस्सा महसूस किया था। आज अजीत के गुस्से से उसे भी हल्का सा डर महसूस हो रहा था। वैसे तो अजीत कई बार उसे ताने मारकर प्यार से या फिर हल्के से गुस्से में समझा चुका था, लेकिन इतना गुस्सा उसने कभी भी उसे नहीं किया था। शर्मिंदगी में डूबे हुए शोभित ने धीरे से कहा कि मेरी और उसकी दोस्ती टूट गई है पापा, बस इतना ही। इतना कहकर वो एक कदम आगे बढ़ा तो अजीत ने फिर से उसे रोकते हुए काफी ज्यादा गुस्से से कहा कि मेरी बातों का जवाब दे दो शोभित, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए शोभित भी धीरे से बोलता है कि पहली बात, मेरा और उसका कुछ भी नहीं था पापा। आपको ऐसा लगता था कि वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है और आपने ही उसके लिए पता नहीं क्या क्या सपने सजा लिए थे, लेकिन वो दो कौड़ी की लड़की। शोभित ने इतना ही कहा था कि तभी अजीत ने एक खींच कर जोर से उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और फिर शोभित का चेहरा तो एक तरफ झुक गया। चेहरे पर हाथ रखते हुए शोभित ने भी हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा तो अजीत भी एकदम से गुस्से से दहाड़ते हुए बोलता है कि दो कौड़ी की लड़की, तुमसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो। दो कौड़ी की लड़की अपना खर्च खुद ही उठाती है, अपने पैसों पर जीती है वो दो कौड़ी की लड़की तुम्हारी तरह बाइक लेकर इधर उधर लफंडरों की तरह घूमती नहीं है सड़क पर, समझे तुम। वो दो कौड़ी की लड़की अपने स्वाभिमान के लिए दुनिया से लड़ रही है, वो भी खुद अकेले। तुम्हारी तरह आकड़ नहीं दिखाती है वो किसी को। शोभित कुछ भी नहीं बोलता है, उसकी आंखें तो गुस्से से एकदम से लाल हो रही थी। अजीत ने फिर से गुस्से से कहा कि तुम मुझे ठीक से बताओगे कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है और क्या नहीं। शोभित ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया है पापा, बस यही समझ लीजिए आप। मेरा उसका ब्रेकअप हमेशा के लिए हो गया है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं था। वो खुद को बहुत ही ज्यादा समझदार समझती थी, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझती थी। उसे लगता था कि इस पूरी दुनिया में बस वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वही सबसे ज्यादा स्वाभिमानी है, वही सबसे ज्यादा अच्छी है। मैंने छोड़ दिया है उसे ऐसे ही बीच राह में। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मुझे इरिटेट करती थी, उसकी अच्छाइयाँ मुझे एकदम से खा जाती थी। शोभित बोलता है तो उसके साथ सारी जिंदगी कैसे जी पाता मैं पापा, मुझे तो वो पूरी तरह से बोझ लगती थी अपने ऊपर। आखिरकार कल मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ उसके मुंह पर बोल दिया है। ये सुनते ही अजीत ने अगले ही पल उसके गाल पर एक और थप्पड़ जोर से जड़ दिया और फिर एकदम से गुस्से से गरज कर कहा कि और खत्म कैसे किया, कैसे खत्म किया, उसकी बेइज्जती करके। ये सुनकर तो अब शोभित ने हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा और फिर उन्हें ये बात कैसे पता चली। अजीत गुस्से से बोलता है कि तू जानता है ना, मैंने तुझे कभी भी कुछ क्यों नहीं कहा था, क्योंकि तू इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता था, लड़कियों से तू हमेशा दूर रहता था। हाँ मानता हूँ कि कभी कभी ड्रिंक कर लेता था, लेकिन उसे मैंने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने तुझे कभी भी उसके लिए रोका भी नहीं था, क्योंकि तुझे अपनी हदें पता थी। लेकिन कल तूने इस लड़की की बेइज्जती करके ये सब कुछ साबित कर दिया है कि मैं तेरी परवरिश करने में नाकाम हो गया। मैंने तेरी परवरिश की ही नहीं, क्या मिल गया तुझे उस लड़की को ऐसे इंसल्ट करके सबके सामने। बता मुझे, उसने कभी तुझे थप्पड़ मारा था क्या, या फिर तुझे कभी भी वो परेशान करती थी क्या? उसने तेरे साथ कभी भी कुछ गलत बिहेव किया था? क्या किया था उसने तेरे साथ? कोई तो वजह बता दे मुझे जिसकी वजह से तूने उस लड़की को सबके सामने ऐसे बेइज्जत कर दिया। बता मुझे कि आखिर उसकी गलती क्या थी। अगर तुझे वो लड़की पसंद नहीं थी तो तू आराम से उससे ब्रेकअप कर सकता था ना, लेकिन तूने तो ऐसे अपने सारे ही दोस्तों के सामने उसकी पूरी इज्जत की नीलामी कर दी। बता उसने ऐसा क्या कर दिया था जो तूने उसे सबके सामने बेइज्जत किया। अजीत की आवाज़ और एकदम से भर गई थी। जरा भी नहीं सोचा तूने कि उस लड़की की वजह से तू पास हुआ है, जरा भी नहीं सोचा तूने कि उसकी अच्छाइयों की वजह से ही तू मंदिर जैसी पवित्र जगह पर भी जाने लगा था। ये भी नहीं सोचा तूने एक बार भी कि अगर वो लड़की तेरी जिंदगी में आती तो फिर शायद तेरे घर को भी स्वर्ग बना देती, तेरी जिंदगियों में भी खुशियां भर देती। लेकिन नहीं, तू तो बस उन्हीं लड़कियों को डिजर्व करता है जो जगह जगह पर ऐसे ही मुंह मारती फिरती हैं। उन्हीं लड़कियों को डिजर्व करता है जो तेरी तरह ही सिर्फ पैसों की अकड़ को दिखाती हैं, जो तेरे जैसे ही लोगों से मिलती हैं। और कौन सी अकड़? तेरे अंदर इस पैसे की अकड़ है ना, जो कि तेरा है भी नहीं। अगर मैं आज तुझे इस घर से निकाल दूं ना तो फिर कहाँ जाएगा तू? सोचा है तूने? बता कहाँ जाएगा तू? अरे तू तो उस लड़की की तरह खुद भी कमा कर नहीं खा सकता है, क्योंकि तुझे तो ऐसे ही लग्जरी लाइफ जीने की आदत जो पड़ चुकी है। याद है तुझे जिस दिन वो लड़की घर पर आई थी तो तू एक दिन के लिए भी सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रह पाया था, एक दिन के लिए भी वहां पर नहीं सो पाया था। अजीत ने भी गहरी सांस ली और फिर बोला कि लेकिन तुझे समझाने का क्या ही फायदा है, मेरी ही मति मारी गई थी जो तेरे और उस लड़की के शादी के सपने
सपने देखने लगा था मैं। मुझे लगा था कि एक संस्कारी लड़की इस घर में आएगी तो फिर शायद तू हमेशा के लिए सुधर जाएगा, बिजनेस पर भी ध्यान देगा, घर में भी समय से आएगा, बाप बेटा बैठकर एक परिवार की तरह खाना खाएंगे, साथ में एक हैप्पी फैमिली होगी। लेकिन अफसोस की बात, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आज तूने मेरा दिल सच में पूरी तरह से तोड़ दिया है शोभित। तूने मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाया है। ये कहते हुए अजीत की आंखें एकदम से नम हो गई थी। शोभित अपने पापा की तरफ देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सच में आज अपने पापा का दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा दिया है। अजीत भी चुपचाप लाचारी से सोफे पर जाकर बैठ गया और कुछ देर तक तो चुपचाप से बैठा रहा और फिर शोभित भी गर्दन झुकाकर खड़ा रहता है। फिर अजीत ने एक नज़र शोभित की तरफ देखा और फिर गुस्से से बोलता है कि आज के बाद अगर तू इस घर में पीकर आया ना तो फिर मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा हमेशा के लिए। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तुझे। मैं सारा दिन ऐसे गधों की तरह मेहनत करता हूँ और फिर तुम यहाँ पर बैठकर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हो। अगर इस घर में रहना है तो फिर तुम्हें काम भी करना होगा। आज से ऑफिस आना शुरू कर दो, समझे तुम। इतना कहकर अजीत चुपचाप वहाँ से चला गया और फिर शोभित जो वैसे ही कि वैसे ही खड़ा रहता है जैसे कि उसके अंदर जान ही ना बची हो। उसने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर उसे अपने पापा का थप्पड़ एकदम से याद आ गया। अगले ही पल उसके कानों में शिखा की आवाज़ एकदम से गूंजती है, जाओ, मैंने तुम्हें इस गुनाह के लिए माफ़ कर दिया। इधर दूसरी तरफ रुद्र अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। उसका मन बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो अपने दिल को कंट्रोल करके अपने काम पर पूरा फोकस कर रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा एकदम से खुलता है। उसने नज़र उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें एकदम से हैरानी से फैल गईं। सामने नरेन खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक पेपर था। उस पेपर को देखते ही रुद्र के दिल की धड़कनें एकदम से थम सी गई थी। वो धीरे से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बहुत ही प्यार से बोलता है कि पापा आप यहाँ पर। नरेन भी धनधनाता हुआ अंदर आ गया और चिल्लाते हुए बोलता है कि पापा मत कहो मुझे। अगर मैंने तुम्हारे मुँह से अपने लिए पापा सुना ना तो फिर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रुद्र तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से अपने ससुर जी की तरफ देख रहा था। नरेन ने भी पेपर रुद्र की तरफ फेंकते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कहा कि ये लो, ये तुम्हारे और किट्टू के डाइवोर्स पेपर है, इन पर साइन करो और मेरी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ दो, आज़ाद कर दो उसे। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मेरी बेटी से किस कंडीशन में शादी की थी। तुमने मेरी बेटी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, उसके लंगड़ेपन का फ़ायदा उठाया है तुमने। तुमने मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है। वो तुम्हारे प्रेजेंस से भी बहुत ज़्यादा डरती है। रुद्र हैरानी से नरेन की तरफ देख रहा था। उसने एक बार उन पेपर्स की तरफ देखा जिन पर लिखा हुआ था डाइवोर्स पेपर। रुद्र ने भी नरेन की तरफ हैरानी से देखकर कहा कि मैं किट्टू को डाइवोर्स नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। नरेन ने भी हाथ बांधकर कहा कि चुपचाप से डाइवोर्स दे दो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना कोर्ट में लेकर जाऊंगा तुम्हें। एलिमिनी का केस भी करूंगा तुम्हारे ऊपर और जो टॉर्चर तुमने मेरी बेटी को किया है ना वो सब भी कोर्ट को बताऊंगा जाकर। तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरी बेटी को ऐसे ही डरा धमका कर रखोगे, सारी जिंदगी उसका फायदा उठाओगे, वो कभी भी अपने लिए लड़ नहीं पाएगी। क्या लगा था तुम्हें वो बेचारी है, उसका इस दुनिया में कोई है नहीं, अपने दिल की बात कभी भी नहीं कह पाएगी किसी से। वक्त लगा मुझे, लेकिन आखिरकार मैंने अपनी बेटी से उसके दिल की बात जान ही ली, पूछ ही ली मैंने उसके दिल की बात। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, वो तुमसे डाइवोर्स चाहती है। डाइवोर्स, चुपचाप से इन पेपर्स पर साइन कर दो, वरना चाहे जितना लंबा केस चले, मुझे परवाह नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मैं अपनी बेटी को अब प्रताप हाउस बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। रुद्र को भी एकदम से गुस्सा आ गया था। उसने भी पेपर्स नरेन के सामने ही फाड़ दिए और फिर नरेन जो कि एकदम से फटे हुए पेपर्स को देख रहा था, अगले ही पल उसने रुद्र का कॉलर गुस्से से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। और तभी रुद्र की आंखें एकदम से खुल गईं और असल में वो ऑफिस में बैठे बैठे ही सो गया था और उसने ये सपना देखा था। सपने में ही उन दोनों के साथ ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे। उसके ससुर जी ने उसे डाइवोर्स पेपर दे दिया था। रुद्र ने एक हाथ अपने दिल पर रखा और जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसका डर तो दिन ब दिन एकदम से बढ़ता जा रहा था। उसे इस बात की बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि अगर वो किट्टू को प्यार से ट्रीट करेगा तो फिर नरेन उसका डाइवोर्स शायद कभी भी नहीं करवाएगा। उसने भी अब पानी का गिलास उठाया और फिर थोड़ा सा पानी पी लिया। कुछ देर खुद को रिलैक्स करने के बाद उसने भी अपना फ़ोन उठाया और फिर संध्या को कॉल कर दिया। संध्या ने भी फ़ोन रिसीव करके कहा कि क्या बात है बेटा, आज ऑफिस में मन नहीं लग रहा है क्या तेरा? रुद्र बोलता है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आपसे बात
करने का मन कर रहा था, इसीलिए फ़ोन कर दिया। संध्या प्यार से बोलती है कि कुछ तो हुआ है ना, बता दे मुझे। रुद्र बोलता है कि नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ है। संध्या बोलती है कि अगर मन नहीं लग रहा है तो फिर घर में किट्टू को लेकर आ जाओ ना। फिर वो एकदम से बोलती है कि नहीं, रहने दो, अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसे अपने माँ बाप के पास कुछ वक्त बिताने दो। रुद्र बोलता है कि माँ, ये बार बार मत बोला करो, आपकी उसकी उम्र कितनी है और कितनी नहीं, 20 साल की तो हो गई है ना वो, और कितनी उम्र होनी चाहिए आप ही बताइए। फिर वो बोलता है कि क्या वो सब कुछ छोड़ो, आपकी किट्टू से बात हुई क्या? संध्या बोलती है कि हाँ, अभी 15 मिनट पहले ही तो मैंने उसे फ़ोन किया था, थोड़ी सी बात हुई थी मेरी उससे। रुद्र बोलता है कि तो उसने मेरे बारे में पूछा। संध्या ने कहा कि तुम्हारे बारे में क्यों पूछेगी वो, तुमने कौन से उसके लिए चांद तारे तोड़कर ला दिए हैं जो वो तुम्हारे बारे में पूछेगी? करते ही क्या हो तुम उसका दिल ही जीतने के लिए? तुम ही बताओ जो तुम्हारे बारे में वो पूछेगी। रुद्र भी अचानक से उदास हो गया था और तभी संध्या बोलती है कि मैंने कॉल किया था उसे ये बताने के लिए कि उसके 2 नालायक देवर उससे मिलने के लिए जा रहे। और ये सुनकर तो रुद्र की आंखें एकदम से सिकुड़ गई थी। उसने कहा कि क्या क्या कहा आपने? शुभ और निहाल ससुर जी के घर पर गए हैं किट्टू से मिलने के लिए? संध्या बोलती है कि हाँ, मना किया था मैंने, लेकिन शुभ कहने लगा कि शेर वाला किस्सा भी भाभी को सुनाकर आऊँगा। बहुत ही ज़्यादा समझा कर भेजा है मैंने उसे, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे वहाँ पर जाकर। रुद्र का मुँह तो एकदम से बन गया था। वो खुद से बोलता है कि बड़े बेकार है मेरे दोनों ही भाई, मेरी ही बीवी से मिलने के लिए चले गए और मुझे ही लेकर नहीं गए। उसने कहा कि अच्छा मैं रखता हूँ फ़ोन। संध्या बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तेरा मन नहीं कर रहा है उससे मिलने का, तो तू भी ना बहाने से जा सकता है वहाँ पर, शाम को शुभ और निहाल को लेने के बहाने चला जाना वहाँ पर। रुद्र ने भी मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। उसने भी मोबाइल में किट्टू की फ़ोटो देखी और बोला, लेकिन शाम होने से अभी ना 4 घंटे बाकी हैं और ये 4 घंटे कैसे कटेंगे मेरे? इधर दूसरी तरफ निहाल ने बाइक नरेन के घर के गार्डन में रोकी। दोनों ही भाई बाइक से उतरकर सीधा दरवाजे तक आ गए। दरवाज़ा खुला हुआ था और दोनों ही सीधा अंदर की तरफ चले गए। दोनों ने नज़र घुमाकर नरेन के घर की तरफ देखा तो देखते ही रह गए। प्रताप हाउस से दोगुना बड़ा था पुरोहित हाउस। निहाल ने भी एक हाथ उठाकर घर की तारीफ करते हुए कहा कि यार शुभ, कुछ भी बोलो, भाई की ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, सच में कितना बड़ा घर है ना। और तभी शुभ बोलता है कि वही तो यार, अगर ससुर जी की एक और बेटी होती ना तो शायद मैं भी उससे शादी कर लेता और फिर मेरी और रुद्र भैया की लाइफ तो एकदम से सेट ही हो जाती। लेकिन क्या ही करूं, ससुर जी की तो बस एक ही बेटी है और अगर वो अब अपने प्रोडक्शन फैक्ट्री पर ध्यान देना तो शायद लड़की मुझसे कुछ ज़्यादा ही छोटी हो जाएगी। निहाल बोलता है कि ज़्यादा छोटी नहीं है, अब तो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी। दोनों ही भाई ये कहकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी नरेन भी अब कमरे से बाहर निकलता है और फिर उसे देखकर शुभ ने दोनों ही हाथ ऊपर उठाकर एकदम से जोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा कि नमस्ते ससुर जी। ओ सॉरी सॉरी अंकल जी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा कल। निहाल और शुभ की कॉमेडी देखने को मिलेगी और क्या रुद्र जाएगा किट्टू से मिलने उसके घर, क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, देखते रहिए दर्द से मोहब्बत।